Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Grade Booster Academy channel. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छी तरह से हैं, सेफ हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसे वो आपको पता है कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको सेल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन सिखाया था कि आप अगर सेल ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या सेल ट्रांजेक्शन कैसे एक टैली में रिकॉर्ड करते हैं। उसका वीडियोस अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्टेड वीडियो जो आई ऑप्शन रहता है उस आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो होता है सेल ट्रांजेक्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था, उसमें मैंने आपको सिर्फ रजिस्टर्ड सेल का ट्रांजेक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सिखाया था। मतलब अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं, एक ऐसे कंपनी को सेल कर रहे हैं जिनका जीएसटी नंबर होता है, अगर आप ऐसे बंदे को सेल करते हैं जिनका जीएसटी नंबर नहीं रहता है, जिसे हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं, या सॉरी, या फिर उसे हम लोग कस्टमर भी बोलते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर को आप जब सेल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे। प्रोसीजर पूरा सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स इस वीडियोस को जरूर अंत तक जरूर देखिएगा ठीक से। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइएगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते थे ना, पार्टी अकाउंट नेम में हम लोग उस कस्टमर के नाम रिकॉर्ड कर देते थे जिसको हमने सेल करा था, जैसे आशुतोष सेल कॉर्पोरेशन हुआ, या फिर कोई भी एक कंपनी का नाम हम लोग रिकॉर्ड कर देते, क्योंकि ना उन लोगों का हमको जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया रहता है। बट अगर आप ऐसे अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं जिन लोगों का जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो वो एक प्रकार का कैश सेल होता है। अगर वो एक प्रकार का कैश सेल होता है तो उसे आप कैसे कैश सेल रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कैश अकाउंट को आप चूज कीजिएगा जो हमने ऑलरेडी पहले बना रखा है। तो आपको कैश अकाउंट चूज करना है, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको यहाँ कैश रिकॉर्ड करना है, और ये आता है फिर उसके बाद एड्रेस सेक्शन। तो देखिए बेसिकली एड्रेस सेक्शन में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे एड्रेस रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कोई कस्टमर का नाम इनपुट करना तो आप यहाँ पर चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे समझ ले रमेश साहू नाम से एक कस्टमर मुझसे आके कुछ प्रोडक्ट खरीद के जाता है और मैं उसका एक बिल इशू करता हूँ, तो मैं उसे कैसे बिल इशू करूँ, उसका तो कोई जीएसटी नंबर नहीं है। तो जैसे आप एक नॉर्मल कस्टमर है, आप किसी से भी परचेस करने जाते हैं बट यू डोंट हैव एनी जीएसटी नंबर, इन दोस केस हाउ दे विल इशू यू ए बिल। एक नॉर्मल बिल आपको कैसे इशू करेंगे, बस वैसे ही क्या करना है, इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग द नेम, हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट का नेम डालने से, इनकेस उनका नाम ना देने के कारण हम लोग वहां पर कैश दे देते हैं, और यहाँ पर हम रमेश साहू कर देते हैं, और उसका एड्रेस जो भी आप देना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये सोचते होंगे कि हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कैश हम उस बंदे का नाम क्यों नहीं लिख दे, मैं रमेश साहू का नाम क्यों नहीं एक लेजर अकाउंट बना दूं और उसमें हम लोग रमेश साहू का लेजर अकाउंट बना सकते हैं। बट उससे प्रॉब्लम ये होगा, देखिए डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और आप क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल सबका नाम रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो उसके लिए क्या होगा ना, आपको कैश अकाउंट करना जरूर। तो देखिए मैं बार बार कैश का नाम नहीं लिखते, हम लोग अगर इंडिविजुअल एक नाम लिखते हैं रमेश साहू, कितना लेजर बना सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप लेजर अकाउंट बनाएंगे हर पार्टीज के लिए, हर कस्टमर के लिए। अगर वो कैश कस्टमर है तो गवर्नमेंट भी आपसे कभी उसका नाम नहीं पूछेगा। अगर आपका टर्नओवर, सॉरी, आपका अगर बिल का वैल्यू 50,000 से एक्सीड नहीं होता, यहाँ देखिए ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इफ द वैल्यू ऑफ कैश सेल और अनरजिस्टर्ड डीलर एक्सीड 50,000 प्रोवाइड द बायर नेम्स एड्रेस एंड स्टेट नेम। अगर 50,000 के ऊपर अगर आपका इनवॉइस का बिल होता है तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको ये नहीं मांगेगी कि उस बंदे का नाम और एड्रेस बताइए। अगर बिल का वैल्यू 50,000 के ऊपर होता है तो आपको उसका सारा बायर्स नेम, एड्रेस नेम, उसका पर्टिकुलरली आपको लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस समय आप ये कैश अकाउंट करके नहीं कर सकते। तो इसे जरूर याद रखिएगा कि हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर को अगर सेल करते हैं तो उसका अगर इनवॉइस वैल्यू 50,000 से कम होता है तो हम उसे डायरेक्टली कैश में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमको उसके लिए सेपरेट लेजर अकाउंट नहीं बनाना होगा। बट अगर आपका 50,000 से एक्सीड होता है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है तो आपको उसका लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हुआ? तो देखिए हम लोग वहां पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीएसटी नंबर ब्लैंक है क्योंकि ना कैश में हम लोग कोई जीएसटी नंबर नहीं दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एडिशनल डिटेल देना चाहते हैं तो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल होता है। तो देखिए हम वही बिल को रिकॉर्ड करना दिखाते हैं आपको, कैसे आप सेल बिल रिकॉर्ड करते हैं, सेम प्रोसीजर है। बस यही प्रोसीजर आपको जानना रहेगा कि इंस्टेड ऑफ पार्टी अकाउंट नेम हमको कैश अकाउंट चूज करना है, और उसके बाद जो भी है वो बाय डिफॉल्ट वैसे का वैसा ही रहेगा
जैसे मैंने आपको रजिस्टर डीलर को सेल करते वक्त जो मेथड बताया था, आइटम चूज करने के बाद जो टैक्स कैलकुलेशन बताया था, वैसा सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ ओनली जो डिफर रहेगा वो होगा पार्टी अकाउंट नेम। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आपने समझ लिया हो कि अगर आपको अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करना है या फिर कोई कस्टमर को सेल करना है तो आप कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे जो मेन कंसेप्ट की तरफ, जो देखिए हमने परचेज और सेल एंट्री तो कर लिया है, सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमको सीखना है कि हम लोग पेमेंट एंट्रीज और रिसिप्ट एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करें। तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम जानेंगे आज। तो देखिए यहाँ पर हमने नंबर 2 में लिखा है पेड 270 रुपीज फॉर अनलोडिंग एक्सपेंसेस। आपने कितना रुपीज पे किया है? 270 रुपीज हमने अनलोडिंग के लिए स्पेंड किया है। तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग वाउचर्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स आपको मिलेंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल। तो ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन वी विल चूज द डिफरेंट वाउचर। जैसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेंगे, अगर सेल ट्रांजेक्शन है तो हमें सेल में रिकॉर्ड करना है, परचेज है तो परचेज में रिकॉर्ड करना है। तो अभी हमें पेमेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो हमें पेमेंट वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा ना, F5। F5 जैसे ही आप प्रेस करते हैं देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। तो देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। देखिए अकाउंटिंग में जो नॉलेज होता है, टैली में सीखने के पहले हमें अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज होना चाहिए। कुछ जर्नल एंट्रीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रहते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी रहते हैं, उसको भी हमें जानना पड़ेगा। बट अगर उसको भी अगर कोई एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ना भी सीखे, थोड़ा भी एटलीस्ट टैली का यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम कंफर्ट में वो आप ऑटोमेटिकली टैली को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप पेमेंट का रिकॉर्ड करते हैं तो नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज होता है, उसके लिए हर ट्रांजेक्शन के लिए एक डेबिट एंट्रीज होता है और एक क्रेडिट एंट्रीज होता है, क्रेडिट अकाउंट और एक डेबिट अकाउंट रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो तो इसलिए टैली को उसको और भी सिंपल वे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट का मोड भी अगर आप चाहें तो चूज करके पेमेंट एंट्रीज कर सकते हैं, वरना आप ये अकाउंट मोड भी चूज कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट अभी एक्टिवेट है। तो ये जो पेमेंट ऑप्शन है ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप डेबिट क्रेडिट चूज करते हैं तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है। अगर आप चाहते हैं आप डेबिट क्रेडिट मेथड यूज करने के लिए तो उसके लिए आपको F12 में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा देखिए, जो सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, इसे आप नो कर दीजिए। इसे जैसे ही आप नो कर देते हैं तो देखिए एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वो अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर डेबिट आ रहा है, जिसके लिए बाई यूज किया है, और क्रेडिट के लिए टू भी यूज कर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो कॉमर्स स्टूडेंट है। तो उनको उनको अच्छी तरह से पता होगा डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं। बट इफ यू आर ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, आप एक सिंगल एंट्री मोड को एक्टिवेट कर दीजिए, जिससे आपको एंट्री करने में बेनिफिट रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर जो हमारे नोट के हिसाब से है कि हमने 270 रुपीज अनलोडिंग एक्सपेंसेस पे किया है। तो यहाँ पर अभी हमें अकाउंट सेक्शन में क्या यूज करना है, आप जैसे ही स्पेस बार की प्रेस करेंगे, राइट साइड में आपको लेजर अकाउंट्स कुछ डिस्प्ले करेंगे। तो आपको यहाँ पर इधर कैश चूज करना है या फिर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है उसे चूज करना है। अगर आपने अनलोडिंग जो है, अगर आपने उसमें को कैश में पेमेंट किया है तो आपको कैश चूज करना है। अगर आपने जो भी एक्सपेंसेस हो, वो अनलोडिंग हो या ट्रैवलिंग हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है, तो अगर आपने उसे चेक से थ्रू पे किया होगा तो आप वहां पर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट चूज कर सकते हैं। चेक हो सकता है, एनईएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, आईएमपीएस से अगर आप पेमेंट किए होंगे। अगर आपने बैंक के थ्रू से पेमेंट किया है तो आपको बैंक अकाउंट चूज करना है, और अगर आपने कैश के थ्रू पे किया है तो कैश अकाउंट चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब इसको हमने कैश में पे किया है। तो हम यहाँ पर अभी कैश अकाउंट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हमें वो चूज करना है कि हमने किस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया है। तो हमने कैश पेमेंट किस लिए किया है, फॉर अनलोडिंग एक्सपेंसेस, तो हमें यहाँ पर अनलोडिंग चूज करना है। देखिए अनलोडिंग एक्सपेंसेस आ गया है। यहाँ पर अनलोडिंग का स्पेलिंग भूल है तो हम इसे करेक्ट कर देते हैं। टाइपिंग करते वक्त उस समय कुछ एरर हो गया था तो हम इसे करेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अनलोडिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर अकाउंट बनाया था तो वो ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। अनलोडिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें उसके अगेंस्ट में हमने कितना रुपीज पे किया है, 270 रुपीज। 270 रुपीज आप टाइप कीजिए, एंटर। एंटर। नरेशन में अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। ये बेसिकली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को चाहे पता हो या ना पता हो, बट कॉमर्स स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होना चाहिए
exactly narration is a short description which is given for the ट्रांजेक्शंस, जो आपने ट्रांजेक्शंस किया है उसके अगेंस्ट में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। एंड नरेशन यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड बिंग। नरेशन जो वर्ड है वो बिंग से शुरू होता है, तो आप बिंग यूज करके नरेशन का में आप शॉर्ट डिटेल्स दे सकते हैं कि आपने ये एंट्री किस लिए पास किया है। मैं जैसे यहाँ लिख सकता हूँ बिंग एक्सपेंसेस पेड। ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, बट देने से बेनिफिट ये रहता है कि इन द फ्यूचर अगर आपको समझ लीजिए कि आपको अगर जानना हो कि अनलोडिंग एक्सपेंसेस आपने कैसे पे किया है, क्यों पे किया है, तो वो आप यहाँ पर नरेशन में अगर आपने उसका डिटेल्स दिया होगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मली लिख दिया बिंग एक्सपेंसेस पेड। ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कैसे एक पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, पूरा सिंपली है, सिंपल है। तो देखिए सेकंड एंट्री भी वही है, पेड 200 रुपीज फॉर अनलोडिंग एक्सपेंसेस। मैं वो वाला एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर 5 वाला कर रहा हूँ। पेड 5000 रुपीज फॉर गोडाउन रेंट। आपने गोडाउन के लिए कितना रुपीज पे किया है, 5000 रुपीज, तो वो भी कैश में पे किया है, कैश। और यहाँ पर गोडाउन रेंट कितना रुपीज, 5000। आप यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग गोडाउन रेंट पेड फॉर, कौन से मंथ के लिए आपने पे किया है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर मार्च 2020, मैं यहाँ पर फॉर मार्च 2020 मैं गोडाउन रेंट पे किया हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली देखिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे गोडाउन रेंट हुआ, सैलरी हुआ, मैंने यहाँ पर क्या किया ना, सबको एक ग्रुप बना दिया है। गोडाउन रेंट का एक ग्रुप बना दिया है, सैलरी अकाउंट का एक ग्रुप बना दिया है। अगर आप सैलरी पे करते हैं 2 to 3 एम्प्लॉयज को, कि 4 to 5 एम्प्लॉयज को, तो आप इंडिविजुअल भी एक पर्सन का अकाउंट्स बना सकते हैं, जैसे लेजर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस पार्टी का जिस एम्प्लॉयज को सैलरी करें, तो आप एम्प्लॉयज का भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एक ग्रुप सैलरी अकाउंट भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको अगर सेपरेट अकाउंट भी सीखना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम सैलरी अकाउंट और गोडाउन रेंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट कैसे बनाएं, जैसे अगर गोडाउन आप 5 to 6 गोडाउन आप उनके रेंट देते हैं, 5 to 6 कस्टमर्स है, सॉरी 5 to 6 पार्टीज है जिसको आप गोडाउन रेंट देते हैं, लैंडलॉर्ड है जिसे आप गोडाउन रेंट पे करते हैं, तो उसका अगर आप सेपरेट अकाउंट बनाना चाहते हैं लैंडलॉर्ड का, तो वो भी आप सेपरेट लैंडलॉर्ड अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉयज का डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर आपको बताया कि हम लोग कैसे कैश गोडाउन रेंट पे करते हैं, जो उसका रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इन द सेम वे आपको इलेक्ट्रिक बिल का भी अकाउंट, जो आप इलेक्ट्रिक बिल पे किया है उसका भी एंट्री आपको करना है वही पेमेंट में। कैरेज इनवर्ड के अगेंस्ट में भी आपको वैसे ही सेम करना है। अब आ जाते हैं रिसिप्ट। तो देखिए हमने पेमेंट एंट्री तो सीख लिया है। देखिए पेमेंट का मैं और एक ट्रांजेक्शन बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर और एक है नंबर 10, देखिए उसमें लिखा है इशूड चेक टू पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड अमाउंटिंग ₹11,500। यहाँ पर आपने क्या किया है, इशू किया है, एक चेक दिया है। किसे चेक दिया है, पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड को चेक दिया है। कितना रुपए का चेक दिया है, 11,500 का, क्योंकि आप उससे परचेजिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपने 11,500 रुपीज का अमाउंट पे किया है। तो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर आपने चेक पे किया है, तो यहाँ पर और कैश अकाउंट तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद किसे पे किया है, पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड को पे किया है। कितना रुपीज, 11,500। देखिए यहाँ पर बॉटम में नीचे दिखा दिया है कि टोटल उसका कितना बैलेंस ड्यू है। आपको उसे 32,890 रुपीज देना है। आपने अभी दिया कितना है, 11,500, और रिमेनिंग कितना है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट वाइज का एंट्रीज अगेंस्ट रेफरेंस भी आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइप ऑफ रेफरेंस में पता है, पूछा जा रहा है कि आप जो 11,500 रुपए दिए हैं वो किस के अगेंस्ट में दिए हैं। आपका एक बिल था 19,390, आप देख सकते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पर पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड से एक परचेजिंग किया था जिसका अमाउंट कितना आया था, 19,390। तो देखिए वो वही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो रिमेनिंग देखिए उसका ओपनिंग बैलेंस भी कुछ था। आपको जब हमने बैलेंस शीट बना रहे थे हम, तब हमने देखा था कि पावर ग्रिड ओपनिंग का उसका 13,500 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था। उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिया है, 11,500। मतलब उसका कि हमने करंट बिल के ऊपर कुछ भी पेमेंट नहीं किया,
हमने उसका प्रीवियस जो ओपनिंग बैलेंस था, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया। तो देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में तो बिल दिखा रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा ना, हम उसे ऑन अकाउंट डालेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। हमने उसको जो बैलेंस दिया है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अगेंस्ट दिया है, तो इसलिए 11,500 हम लोग को उसको ऑन अकाउंट करना है। अगर इंस्टेड ऑफ 11,500 या फिर अगर भी समझिए अगर हम ये 11,500 इस बिल के अगेंस्ट देते तो हम इसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है ना, टैली क्या करेगा, 19,390 में से 11,500 रुपीज माइनस कर देगा और जो रिमेनिंग रहेगा वो उसके में आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा। बट ये जो 11,500 है हम उसको ओपनिंग बैलेंस में दिए हैं, सभी हम लोग ऑन अकाउंट में डालेंगे। एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर अभी वो चेक का डिटेल्स मांगा है, तो देखिए हमारा यहाँ पर चेक नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो चेक नंबर हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, चेक नंबर 00001 है, तो यहाँ पर आपको चेक नंबर इनपुट कर देना है। उसके बाद चेक का जो डेट होता है, इंस्ट्रूमेंट डेट, वो बाय डिफॉल्ट जो रहता है आप उसे दे दीजिएगा। एंटर एंटर। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स समझ में आया कि हम लोग कैसे एक पेमेंट एंट्रीज करते हैं। अगर एक कोई कस्टम सॉरी अगर हम जिससे परचेजिंग करते हैं उसे अगर हम लोग कोई चेक इशू करते हैं या फिर आईपीएस से कुछ पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक से आपने पेमेंट दिया है। जैसे मैं आपको हर एक एंट्री लास्ट एंट्री करके बता देता हूँ। या फिर 15 नंबर में लिखा गया आपने बजाज इलेक्ट्रिकल्स कितना रुपीज का चेक है, इट्स 10,000। इसे भी ऑन अकाउंट में डालेगा क्योंकि ना बजाज देखिए यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना हमने अभी तक बजाज इलेक्ट्रिकल से कुछ परचेजिंग नहीं किया है। उसका जो भी है ओपनिंग बैलेंस ही है। एंटर प्रेस कीजिएगा। चेक नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दे दिया गया है। एंटर एंटर। तो आपने सीखा कैसे हमने बैंक में सॉरी पेमेंट एंट्रीज किया बैंक के द्वारा और चेक कैश के द्वारा। सेम केस रिसिप्ट का भी आता है, रिसिप्ट का भी आपको सेम प्रोसीजर में रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है क्योंकि रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या है, F6 है। तो आपको अगर कैश रिसिप्ट किया है तो आप कैश चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप बैंक के थ्रू से पेमेंट करते हैं तो बैंक के थ्रू से रिसिप्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट को चूज कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर 9 में रिसीव चेक फ्रॉम इको इंडस्ट्री। आपने इको इंडस्ट्री से चेक रिसीव किया है, तो यहाँ पर अभी हम लोग पंजाब नेशनल बैंक को चूज करेंगे। इको इंडस्ट्री कितना रुपीज का चेक हमने रिसीव किया है, 12,000। उसका आउटस्टैंडिंग है 19,240, उसने 12,000 पे किया है। तो अगेंस्ट रेफरेंस तो ये बिल का अमाउंट नहीं आएगा, ये ऑन अकाउंट जाएगा। एंटर प्रेस कीजिएगा। चेक नंबर यहाँ पर जो चेक नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा 003542 003542। उसके बाद बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट चूज करना है। ये ट्रायल वर्जन है, इसमें बैंक अकाउंट्स के डिटेल नहीं आएंगे। ओरिजिनल में बैंक अकाउंट के डिटेल्स पूरे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो वाला बैंक चूज करना है जो चेक बैंक का होगा। जो चेक आपको मिला होगा वो चेक जिस बैंक को रिप्रेजेंट करता होगा वो बैंक आपको यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए ये ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन में लिस्ट ऑफ बैंक्स नहीं आते हैं, ओरिजिनल वर्जन में ही आते हैं, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो आपने देखा कैसे मैंने कैश का रिसिप्ट एंट्री और कैश का पेमेंट एंट्री और बैंक का रिसिप्ट एंट्री और बैंक का कैश एंट्री कैसे हमने रिकॉर्ड किया। सेम टू सेम आपको ये सारा एंट्री करना है। लास्ट एंट्री एक जो बचा है वो है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था व्हेनेवर यू डिपॉजिट एनी कैश टू द बैंक और व्हेनेवर यू विथड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम द बैंक, द सेम ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम उसे कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिटेड एंड बैंक, कैश डिपॉजिटेड एंड बैंक को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए F4 प्रेस कीजिए, कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। फिर उसके बाद कैसे रिकॉर्ड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट सेक्शन में हमें कौन सा अकाउंट चूज करना है, वो वाला अकाउंट चूज करना है जिस अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में अमाउंट हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो ऊपर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट रहेगा, तो ऊपर कौन सा अकाउंट रहेगा, जिस बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और नीचे रहेगा कैश कितना रुपीज 56,000। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेशन मांग रहा है, जैसे आप जब जानते होंगे जैसे जब भी आप डिपॉजिट करने जाते हैं कुछ अमाउंट तो उसका डिनोमिनेशन वहां पर मांगा जाता है फॉर्म में, या फिर आप डिजिटली वे भी अगर डिपॉजिट करते हैं, अगर आप एटीएम के थ्रू से भी जाके डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो सारे डिनोमिनेशन को अलग अलग करके दिखा देगा। तो आप यहाँ चाहें तो दे सकते हैं वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर एंटर। तो
तो आपने देखा कि हम लोग कैश डिपॉजिट एंट्री कैसे किया। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला और एक वही सेम एंट्री होता है कि कैश डिपॉजिटेड ₹45,000 इन बैंक। तो अभी हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, जिस बैंक में हमको डिपॉजिट करना है वो बैंक अकाउंट along with द कैश अकाउंट along with द अमाउंट। अमाउंट कितना है 45,000। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, डिनोमिनेशन कुछ नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि हम लोग पेमेंट एंट्री कैसे करेंगे, रिसिप्ट ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अलॉन्ग विद कैश डिपॉजिट हम जब बैंक में करते हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था बेसिकली सारे कोर्स में जो ज्यादा वाउचर जो हम लोग टैली में यूज करते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल और परचेज। ये बेसिकली हम लोग 5 to 6 वाउचर्स हमने ऑलरेडी। तो यहाँ पर अभी और बचा है जो रिमेनिंग जर्नल वाउचर बचा है और आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाउचर्स बचा है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो स्टूडेंट आज तक के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।